नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आप झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस सेशन को हम आप दो पार्ट में करेंगे क्योंकि झीलों का विभाग बहुत बड़ा है और इसमें हम आप झील के वर्गीकरण और झीलों के वितरण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज के इस सेशन में हम आप झील क्या है और इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है उसको देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम आप झीलों के विश्व वितरण के बारे में देखेंगे। जब बात झील की हम आप करते हैं या लेक की करते हैं तो आपके माइंड में हमेशा एक बात सेट हो जानी चाहिए कि कोई भी स्थिर जल अगर चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है तो उसको झील या लेक कहा जाता है। यही एक परिभाषा है। बनने का प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है, प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। अगर वो चारों तरफ से जमीन से घिर जाए, लैंडलॉक हो जाए वाटर, तो वो लेक कहा जाएगा। अगर वो किसी भी तरह से ओशियन से या समुद्री भाग से जुड़ा हुआ है तो झील में कभी काउंट नहीं किया जाएगा। हम इनके जब वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आप देखते हैं भू संचलन या पटल विरूपण से बनने वाली झीलें, इनके बारे में भी हम आप देखेंगे। फिर हिमानीकृत झीलें जो ग्लेशियर से बनती हैं। फिर उसके बाद ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनने वाली झीलें, जहां पर वोल्केनिक इरप्शन होता है, उनके द्वारा बनने वाली झीलें। फिर उसके बाद नदियों के द्वारा निर्मित झीलें, नदियों के अपरदन और सेडिमेंटेशन से या जमाव से भी कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, उनमें से झीलें भी बनती हैं, इसको देखेंगे। फिर पवनों के द्वारा बनने वाली झीलें। यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि नदियों के जल भी आप देखोगे अगर तो पीने योग्य होते हैं, मीठे पानी होते हैं, कहीं कहीं पर प्रदूषित है। उसी तरह से आप देखोगे तो जो झील के जल हैं, जो लेक के जल हैं, वो भी पीने योग्य और ना पीने योग्य होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मीठा जल या ताजा पानी जिसको हम आप पी सकते हैं, खारा पानी या सैलाइन वाटर जिसको हम आप पी नहीं सकते हैं। तो जल के खारेपन के आधार पे भी झीलों को दो भागों में बांटा जाता है, खारे पानी की झीलें और ताजे पानी या मीठे पानी की झीलें। वो हम आप वर्गीकरण में देखेंगे। तो हम आप शुरू करते हैं एक एक का। यहां पर आप देखते हैं पटल विरूपण या भूसंचलन से निर्मित झीलें। इनमें सबसे पहले अविनतीय या अपनतीय झीलें आती हैं। पृथ्वी के धरातल पर जब कभी वलन पड़ते हैं, आपने देखा होगा फोल्ड माउंटेन में या वलित पर्वतों के बारे में जब पढ़ रहे थे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण पृथ्वी के धरातल पर जब वलन पड़ते हैं तो कुछ भाग ऊपर उठता है और कुछ भाग नीचे आता है। इन भागों में अगर पानी एकत्रित हो जाए, जो ऊपर उठा हुआ भाग है अगर यहां पर भी पानी एकत्रित हो जाए, जो नीचे धसा हुआ भाग है यहां पर भी पानी एकत्रित हो जाए, तो इन्हीं को हम आप अविनतीय या अपनतीय झीलें बोलते हैं। इस तरह की झीलों का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एडवर्ड झील जो दक्षिण अफ्रीका में है और ये अविनतीय झील का उदाहरण है। अपनतीय झीलों का उदाहरण हमको प्रायः एंडीज श्रेणी दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो भ्रंश दरार घाटी झीलें, दोनों में बहुत बेसिक सा अंतर है। पृथ्वी के धरातल पर आंतरिक बल के कारण जब खिंचाव आ जाता है तो जो फॉल्ट या दरार या भ्रंश बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो उसको हम आप रिफ्ट लेक या फॉल्ट लेक या भ्रंश लेक या दरार झील कहते हैं। इस तरह की झील आपको यूएसए में सैन एंड्रियास झील देखने को मिलती है। लेकिन पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पे अगर कोई रिफ्ट वैली बन जाए, एक तो रिफ्ट क्रिएट हुआ, एक दरार घाटी या भ्रंश घाटी बन जाए, उस भ्रंश घाटी में जब कोई झील होती है तो उसको हम आप बोलते हैं भ्रंश या दरार घाटी झील या रिफ्ट वैली लेक। इस तरह की झीलें आपको अफ्रीका के पूर्वी भाग में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं और पश्चिम एशिया में मृत सागर डेड सी भी इसका एग्जाम्पल है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अवशिष्ट झीलें, महाद्वीपीय मग्न तट, जो समुद्र का महाद्वीपीय मग्न तट होता है, जो तटीय भाग में आप देखोगे जब हम समुद्र की तरफ जाते हैं तो ये मान लो ओशियन है, तो इसमें जो इस तरह से पाया जाता है भाग, इसमें छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और जब कभी इस भाग का उत्थान होता है तो उन गड्ढों में पानी बचा हुआ रहता है, उन्हीं को हम आप अवशिष्ट झीलें बोलते हैं। इस तरह की झीलें हमको आपको अमेरिका में फ्लोरिडा पेनिनसुला और अमेरिका के ही मैक्सिको में यूकाटन पेनिनसुला में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, भूकंप द्वारा निर्मित झीलें। पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर भूकंप अगर आता है तो कुछ भाग नीचे धंस जाता है, कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है। अगर कोई भाग नीचे धंस गया और उसमें पानी आकर भर गया या पानी एकत्रित हो गया और वो चारों तरफ से जमीन से घिर जाता है, तो इस तरह की झीलों को हम आप भूकंप निर्मित झीलें बोलते हैं। इस तरह की झील का सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए के टेनेसी में रेल फुट झील है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हिमानीकृत झीलें, जहां पर प्रायः हिमानी या ग्लेशियर देखने को मिलते हैं,
तो उनके अपर्दन से और जमाव से बहुत सी स्थलाकृतियां बनती हैं। उन्हीं स्थलाकृतियों में से झीलें भी हैं। तो आप देखेंगे कि जो हिमानी होती हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, जब वो चलते हैं तो वो इरोजन करते हैं, कटाव करते रहते हैं, और कटाव के द्वारा जहां पर उनके भाग में मुलायम चट्टानें आती हैं, ज्यादा कटाव कर देते हैं और वहां पर ग्लेशियर का पिघला हुआ जल एकत्रित हो जाता है। ग्लेशियर के द्वारा लाए गए मलबे से चारों तरफ से जमा हो जाता है और वो पानी लैंडलॉक हो जाता है। इस तरह की जो झीलें बनती हैं उनको हम आप हिमानीकृत झीलें या ग्लेशियल झीलें बोलते हैं। इस तरह की झीलों के उदाहरण हमको आपको नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में, यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में देखने को मिलते हैं। फिर हम आप आगे की तरफ चलते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो इनसे भी बहुत सी स्थलाकृतियां बनती हैं, उनमें से झील भी हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख रहे होंगे लावा बांध झील। किसी नदी के प्रवाह मार्ग में कभी ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, मान लो यहां से नदी बह रही है और यहां पर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए और यहां पर ये पूरा का पूरा एक बांध बन जाए, एक अवरोध उत्पन्न हो जाए और नदी का पानी अब आगे न जा पाए, नदी अपना मार्ग बदल लेती है, तो जो यहां पर नदी का जल एकत्रित हो जाता है, बचा हुआ रह जाता है, उसी को हम आप लावा बांध झील बोलते हैं। इस तरह की झील का उदाहरण सबसे अच्छा आपको मध्य अमेरिका में निकारागुआ झील देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप देखोगे अफ्रीका के पूर्वी भाग में इथोपिया में ताना झील भी इसी तरह से बनी हुई झील है, जहां से ब्लू नील या नीली नील नदी का उद्गम होता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। क्रेटर झील। क्रेटर दो तरह से बनते हैं, इनका भी ज्वालामुखी से निर्माण होता है। एक तो हुआ पृथ्वी के आंतरिक भाग से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है किसी भी कारण से, उससे भी क्रेटर बन सकते हैं। एक उल्का पिंडों के गिरने से भी क्रेटर बनते हैं कि वो बाहर से सौरमंडल से क्षुद्रग्रह बेल्ट से आके गिरते हैं और हमारी पृथ्वी के दुर्बलता मंडल तक चले जाते हैं, जहां पर एस्थेनोस्फीयर इसको बोलते हैं, जहां पर मैग्मा है और वहां से लावा बाहर आने लगता है। तो जिस भाग से लावा बाहर निकलता है वहां पर एक गड्ढा बन जाता है, एक गर्त बन जाता है। ये दोनों प्रक्रिया द्वारा, चाहे वो ज्वालामुखी उद्गार डायरेक्ट हो रहा हो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण, चाहे वो उल्का पिंड के गिरने के कारण, अगर इस प्रक्रिया से क्रेटर बनता है तो यहां पर अगर बारिश का पानी, यहां पर बारिश का जल एकत्रित हो जाता है तो इसी को हम आप क्रेटर झील बोलते हैं। तो यहां पर ज्वालामुखी क्रेटर झील का उदाहरण टिटिकाका झील है, जो कि एंडीज में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में। और अगर आप देखोगे उल्का निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण तो हमारे ही देश में महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार क्रेटर है, जो कि एक उल्का पिंड के गिरने से बना है। और यहां पर आपको बता दें कि ये जो क्रेटर बनते हैं, इन्हीं का साइज, इन्हीं का आकार अगर बड़ा हो जाए, लार्ज हो जाए, तो उनको हम आप बोलते हैं काल्डेरा। ये आकार में बड़े हो जाएं तो इनको हम आप काल्डेरा बोलते हैं, और इनमें बारिश का पानी एकत्रित हो जाए तो इन्हीं को हम आप बोलते हैं काल्डेरा झील। तो आपको क्रेटर और काल्डेरा झील में कंफ्यूज नहीं होना है। आकार छोटा है तो क्रेटर, आकार बड़ा है तो काल्डेरा, दोनों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप होगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। लावा मैदान या पठार की झील। जब किसी पठारी भाग में या मैदानी भाग में ज्वालामुखी का लावा ऊपर की तरफ आता है तो असमान इनका जमाव होता है। कहीं पर बहुत ज्यादा जमा हो जाएंगे, कहीं पर गड्ढे बन जाएंगे, कहीं पर इनका असमान जमाव होगा तो छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। और उन गर्तों में जब पानी एकत्रित हो जाता है, बारिश का पानी एकत्रित हो जाए या नदियों के द्वारा पानी लाया जाए, वो एकत्रित हो जाए, तो वो चारों तरफ से जब स्थल से घिर जाते हैं पानी, तो उन्हीं को लावा मैदान या लावा पठार की झीलें बोलते हैं। इस तरह की झीलों का उदाहरण हमारे ही देश में दक्षिण में दक्कन के पठार और प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमको आपको नदीकृत झीलें, नदीकृत में सबसे पहले हमको आपको अपर्दन की प्रक्रिया से बनने वाली झीलों को देखना है। अवनमन कुंड झीलें प्रायः ये बड़े जल प्रपातों के निचले भागों में बनती हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे एक झरने से पानी गिर रहा है और यहाँ की जो मुलायम चट्टानें होती हैं, जब उनका कटाव होने लगता है तेजी से, तो पानी एक तो यहाँ नीचे छोटे छोटे गर्तों में इकट्ठा हो रहा है, और दूसरा आप यहां पर देख रहे होंगे इस भाग में नदी क्या कर रही है, अपने भाग में आने वाली मुलायम चट्टान का कटाव कर देगी और नदी का पानी एक टाइम के बाद और पीछे चला जाएगा, मतलब झरना पीछे चला जाता है और ये भाग बच के रह जाता है। इसी को हम आप बोलते हैं अवनमन कुंड झीलें। और इस तरह की जो झीलें हमको आपको देखने को मिलती हैं वो प्रायः नदियों के बड़े जलप्रपात, जो नदियां बड़े जलप्रपात बनाती हैं, उनके भागों में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम आप आगे की तरफ चलते हैं। संरचनात्मक झीलें। जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो इनके मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानों जब मिलती हैं तो मुलायम चट्टानों का अपर्दन या कटाव नदियां तेजी से करती हैं, कठोर चट्टानों का अपर्दन या कटाव वो देर से करती हैं, जिसके फलस्वरूप कठोर चट्टानों वाले भागों में पानी बच जाते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये नजर आते हैं। ये अस्थायी झीलें होती हैं। जब भी नदियों में कठोर और मुलायम
हार्ड और सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन मिलता है, इस तरह की टेम्परेरी लेक या अस्थायी झीलें बनती हैं। ये कुछ टाइम के बाद स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। फिर हम आगे चलते हैं, गोखुर बिसर्प या चापाकार झील, इसी को इंग्लिश में मेंडर लेक या ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। ये झील आपको प्रायः मैदानी भागों में देखने को मिलेंगी। जब नदियां मैदानी भागों में पहुंचती हैं तो उनमें मलबा बहुत ज्यादा होता है। मलबा ज्यादा होने से उनमें घुमाव पड़ने लगते हैं, जिसको हम आप मेंडर या बिसर्प बोलते हैं। और कुछ टाइम के बाद ये जो बिसर्प बन रहे हैं, ये कटाव के द्वारा नदी के भाग से या मुख्य मार्ग से अलग हो जाते हैं और इसमें कुछ पानी बच जाता है। ये गाय के खुर की तरह नजर आते हैं, इसलिए इनको ऑक्सबो लेक या गोखुर झील बोला गया है। ये अर्धचंद्राकार शेप में नजर आते हैं, इसीलिए इनको आप देखोगे चापाकार झील भी बोला गया है। गंगा, यमुना और आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा, यमुना में तो कम, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्रा में आपको इस तरह की झीलें, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वो बिसर्प या ऑक्सबो लेक या गोखुर झीलों को सबसे ज्यादा बनाती हैं। और गंगा के द्वारा कंवर झील बिहार में बनाई गई है, जो गोखुर झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, तो नदी के निक्षेप के द्वारा, अभी आपने देखा कटाव या अपर्दन के द्वारा, निक्षेप के द्वारा पहाड़ी भागों में नदियां जैसे ही नीचे उतरती हैं, वो अपने द्वारा लाए गए मलबे को एकत्रित करने लगती हैं। यहां पर वो मलबा एकत्रित करने लगती हैं, जिससे नदी का कुछ जल उस भाग में स्थल से चारों तरफ से घिर जाता है और नदी अपना मार्ग बदल के दूसरे रास्ते से बहने लगती है। और यहां पर जो बचा हुआ जल है वो कहलाता है जलोढ़ पंख झील। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी जलोढ़ पंख झीलें। इस तरह की झील में सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया में अवस्थित ओवेंस झील। हमारे यहाँ हिमालयी भाग में इस तरह की झीलें बनती रहती हैं, लेकिन ये झीलें भी अस्थायी होती हैं और नदियां जब पुनः मलबा ज्यादा लेके आती हैं तो इन झीलों को नष्ट कर देती हैं। बाढ़ के मैदान की झीलें, इस तरह की झीलें प्रायः बड़ी नदियों के फ्लड प्लेन में या बाढ़ के मैदान में जब बाढ़ आती है, पानी दूर तक चला जाता है दोनों किनारों पर, तो कुछ भाग में असमान अवसादों का जमाव होता है। कहीं पर आप देखोगे अवसाद ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, कहीं पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों के बनने से उनमें पानी भर जाता है। इन्हीं को हम आप बोलते हैं बाढ़ के मैदान की झीलें। फिर उसके बाद डेल्टाई झीलें, ये प्रायः डेल्टाई भाग में जब नदियां जाती हैं तो कई धाराओं में विभक्त हो जाती हैं, जिनको हम आप वितरकाएं बोलते हैं, और इनके बीच में जो पानी बच जाता है, रह जाता है, उसी को हम आप डेल्टाई झील बोलते हैं। इस तरह की झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे ही देश में है कोलेरू झील, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। फिर उसके बाद हम आप चलेंगे तो पवनों के द्वारा निर्मित झील, शुष्क, अर्धशुष्क या मरुस्थलीय भागों में जो पवन प्रवाहित होती है वो कटाव करती, इरोजन करती है, जिसके द्वारा छोटे छोटे यहाँ पर गड्ढे बनते हैं और इन गड्ढों में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इन्हीं को प्लाया झील बोलते हैं। और इस तरह की झीलें हमारे यहाँ से जैसलमेर में खादीन झील है, और इस तरह की झीलें आपको पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो मरुस्थलीय भाग है। फिर लास्ट में हम आप आते हैं लैगून झीलें। इन झीलों का निर्माण प्रायः समुद्र तट के किनारे ही होगा या महाद्वीपीय किनारों पर होता है। समुद्र की जो लहरें होती हैं वो कटाव करके अपर्दन के द्वारा स्थलीय भाग में पानी को एक तरह से ले आती हैं और फिर से ये पानी क्या होता है, चारों तरफ से स्थल से घिर जाता है। ये समुद्र का ही खारा पानी होता है, इसी को हम आप लैगून बोलते हैं। और केरल में लैगून झीलों को हम आप कयाल बोलते हैं, इनको इंग्लिश में ब्रैकिस वाटर भी बोलते हैं या हिंदी में पस जल भी बोलते हैं। लैगून झीलों का उदाहरण जब हम देखते हैं तो चिल्का उड़ीसा, पुलिकट लैगून आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, जिसके आप देखोगे अंदर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, जहां से इसरो अपना उपग्रह प्रक्षेपित करता है। तो ये था हमारे झीलों का वर्गीकरण। नेक्स्ट सेशन में हम आप झीलों के वितरण के बारे में देखेंगे। थैंक यू।